क्या हम दिमाग में कंप्यूटर चिप्स लगने के बाद सुपर ह्यूमन बन जाएंगे? एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को हाल ही में इंसानों पर इस तरह के आलात की आजमाइश करने की इजाजत दी गई थी। उड़ने वाली कारें भी इसी आजमाइशी मरहले का हिस्सा हैं। दुनिया भर में मौजूद कंपनियां अपने मॉडल्स मार्केट में लाने के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। हम टेक ऑफ के लिए कब तैयार होंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर आने वाले फेक रिव्यूज की। सारिफीन के लिए इस बात का क्या मतलब है? 5 स्टार रेटिंग ऑनलाइन खरीदारी की एक बड़ी वजह होती है। बदकिस्मती से Amazon समेत मुख्तलिफ ऑनलाइन मार्केटों में जाली रिव्यूज का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये रेटिंग पर इन्हिसार करने वाले किसी भी शख्स के लिए बुरी खबर है। फेक रिव्यूज के खिलाफ क्या किया जा रहा है और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? फेक रिव्यूज, इसमें कोई शक नहीं कि 4 और 5 स्टार रिव्यूज किसी भी ऑनलाइन दुकान की फरोख्त बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, और इन रेटिंग्स को जाली बनाना सारिफीन को धोखा देने के मुतरादिफ है, जैसे सारिफीन को खराब मयार की मसनूआत की जानिब मुतवज्जे करना। तो हकीकत क्या है? नाकिस अशिया रखने वाले दुकानदार फेक रिव्यूज हासिल करने के लिए पैसे देते हैं और यहाँ तक कि अपने हरीफ दुकानदारों की मसनूआत पर झूठे और बेबुनियाद रिव्यूज के लिए अदायगियाँ भी करते हैं। फेक रिव्यूज एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये प्लेटफॉर्म्स और ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ा मसला भी है। क्या आप अपनी छुट्टियों के लिए ट्रिप एडवाइजर की मदद लेने का सोच रहे हैं? ये बात जान लें कि एक ट्रैवल साइट का दावा है कि साल 2022 में 1.3 मिलियन फेक रिव्यूज की निशानदही की गई और उन्हें हटाया गया। ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त जालसाजों पर नजर रखें। दुनिया भर में फेक रिव्यूज क्लिक वर्कर्स के जरिए तैयार किए जाते हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल ही Amazon ने दुनिया भर में 23,000 से ज़ायद सोशल मीडिया ग्रुप्स की इत्तला दी जो फेक रिव्यूज़ लिखते हैं। 46 मिलियन से ज़ायद मेंबरान और फॉलोवर्स इन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। फेक रिव्यूज़ लिखता कौन है? इन रिव्यूज़ का काबिल यकीन होना भी ज़रूरी होता है। अगर सारिफिन जाली रिव्यूज़ को पहचान लेते हैं तो इसका नुकसान दुकानदार को होता है। यही वजह है कि ये रेटिंग फ़िलहाल इंसानों की जानिब से ही लिखी जाती है। इस काम के लिए बॉट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जाली रिव्यू ब्रोकर सोशल मीडिया, खास तौर पर फेसबुक ग्रुपों के जरिए फेक रिव्यूज लिखने वालों को ढूंढते हैं। मसनूआत खरीदने और इसे वापस करने के बाद मस्बत रिव्यू लिखने के लिए अदायगियां की जाती हैं। अच्छी रेटिंग्स देने पर बेहतरीन पेशकश भी दी जाती है। राइटर्स का नेटवर्क बनाने के बाद वो ऑनलाइन सेलर्स को रिव्यू पैकेज पेश करते हैं। कीमतें काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। आप 2 यूरो में भी रिव्यू हासिल कर सकते हैं। ये पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। क्लिक वर्कर्स को सामान ऑर्डर करना पड़ता है, रिव्यू लिखना पड़ता है और ज़्यादातर मामलात में रिफ़ंड के लिए वापस भेजना भी होता है। इखलाकी तौर पर काबिल एतराज़ होने के साथ माहौलियाती नताइज का सामना भी करना पड़ता है। दुनिया भर में नापसंदीदा सामान वापसी पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ऐसे ऑनलाइन दुकानदार जो अपनी रेटिंग बेहतर देखना चाहते हैं वो ये पैकेजेस खरीदते हैं। हमें 180 यूरो के इवज 100 मिस्बत रिव्यूज की एक पेशकश मिली। इस तादाद में मौसूल होने वाली मस्बत रेटिंग प्रोडक्ट को सारिफीन के सर्चेज में नुमाया करती है, और इस तरह सारिफीन के लिए ये फैसला करना इंतहाई मुश्किल होता है कि इन्हें कौन सी प्रोडक्ट कहाँ से ऑर्डर करनी चाहिए। और ये राइटर्स अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं। फेक रिव्यूज़ की निशानदही काफ़ी मुश्किल होती है और ये मुमकिन बनाने की कोशिश की जाती है कि सब ऑर्गेनिकली हो रहा है, जैसे कि मुताल्लिका मसनूआत पर क्लिक करना, दूसरे रिव्यूज़ को मददगार कहना, तस्वीर और वीडियोस शामिल करना और 300 अल्फाज या इससे ज़ायद के रिव्यूज़ लिखना। इससे बदतर और क्या होगा कि कानूनी तौर पर रिव्यू फोरम्स ग्रे एरिया में काम कर रहे हैं। ज़्यादातर ममालिक में फेक रिव्यूज़ खरीदने, बेचने या लिखने पर कोई सज़ा नहीं है और ना ही इससे मुताल्लिक कोई फ्रेमवर्क बनाया गया है। मसनूई ज़हानत कैसे मदद कर सकती है? दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर Amazon का दावा है कि वो इस मसले से निपटने के लिए अपनी कोशिशों को दुगना कर रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने AI टूल्स को बेहतर बनाया है। Amazon का डिटेक्टिव AI डाटा को एनालाइज करता है और फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है। मसनूई ज़हानत सारिफ का दूसरे ऑनलाइन अकाउंट्स के साथ रिलेशन देखती है, इनकी साइन इन एक्टिविटी, रिव्यू हिस्ट्री या फिर सारिफ की कोई अनयूजुअल एक्टिविटी। Amazon का कहना है कि वो गुज़िश्ता साल 200 मिलियन से ज़ायद सस्पेक्टेड फेक रिव्यूज़ को रोकने में कामयाब रहे। फिर भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ऑनलाइन रिटेलर्स जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। बैनुल अक़वामी सतह पर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। आप फेक रिव्यूज़ की निशानदही कैसे कर सकते हैं? इन फेक रिव्यूज़ की अक्सरियत या तो 5 स्टार होती है या 1 स्टार, लिहाजा इन नंबर्स के दरमियान के रिव्यूज़ को जायज़ कहा जा सकता है। मुमकिन है कि 5 के बजाय 4 स्टार देने वालों को भी उनके काम के एवज पैसे मिल जाएं,
लेकिन कोई भी 2 या 3 स्टार्स के लिए अदायगी नहीं करेगा। इसके अलावा माजी में फेक रिव्यूज की निशानदही करने के लिए ये सुर्ख झंडे मौसर साबित हुए हैं। ये रिव्यूज बहुत ज्यादा तफसीली नहीं होते। ग्रेट प्रोडक्ट या ऑसम जैसे टाइटल फेक रिव्यूज की कैटेगरी में आम समझे जाते हैं, या फिर कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट को मेंशन किया गया हो। बहुत से फेक रिव्यूज में इसी तरह के अल्फाज होते हैं। इसके साथ साथ स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स भी होती हैं। ऐसे 1 स्टार रिव्यूज जो छोटे से छोटे नुक्स को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है। क्या कभी आपने ऐसी प्रोडक्ट खरीदी है जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, या फिर आप ऑनलाइन मार्केट में किसी मखसूस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा तारीफ सुनकर शकूक व शुबहात में पड़ गए हों? हमें जरूर बताएं। एक मफलूज शख्स दोबारा चल फिर सकता है, लेकिन कैसे? दिमाग में लगाई गई इस चिप की बदौलत ऐसा मुमकिन है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के साथ और क्या मुमकिन है? क्या सिर्फ आपके ख्यालात के जरिए मेल लिखी जा सकती है? किसी भी यादगार लम्हे को अपने पास महफूज करके किसी भी वक्त दोबारा देखा जा सकता है? खैर, चंद चीजें पहले ही मुमकिन हैं, और अगर आप एलॉन मस्क से पूछें तो द स्काई इज द लिमिट। इनके स्टार्टअप न्यूरालिंक को हाल ही में ब्रेन चिप्स को टेस्ट करने की इजाजत दी गई है। लेकिन ये डिवाइसेस काम कैसे करती हैं? ये डिवाइसेस या तो आपकी खोपड़ी के बाहर से या फिर अंदर से अटैच होती हैं। आसान अल्फाज में कहूँ तो BCI आपके दिमाग से मुंसलिक होती है। इलेक्ट्रोड आपके दिमाग में न्यूरॉन्स से कम्युनिकेट करते हैं और सिग्नल्स की निगरानी करते हैं। इसके बाद इन सिग्नल्स को एल्गोरिथम के जरिए प्रोसेस किया जाता है और कमांड्स में तब्दील कर दिया जाता है। आसान अल्फाज में कहूँ तो BCI के जरिए आपके ख्यालात का तर्जुमा होता है। इस तरह की चिप के साथ आप कंप्यूटर या स्मार्टफोन ऑपरेट कर सकते हैं। आप अपने हाथों का इस्तेमाल किए बगैर वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, या फिर अपने ऑफिस की प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तसव्वुर करें एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसमें बगैर कुछ बोले सिर्फ ख्यालात के जरिए बातचीत हो रही हो। और ये डिवाइसेस आपकी हेल्थ मेजरमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और आपको दिल के दौरे के खतरे से खबरदार भी कर सकती हैं। अगर आपको ये साइंस फिक्शन लगता है तो आप मुकम्मल तौर पर गलत नहीं हैं। शायद वो वक्त दूर नहीं जब हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपना लेंगे। मेडिकल फील्ड में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को इंसानों पर आजमाया जा चुका है, और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुआ है। BCI से माजूर अफराद की मदद हो सकती है। मफलूज अफराद भी अपने ख्यालात के जरिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हाल ही में स्विट्जरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले मुहक्किकीन ने एक मफलूज शख्स के लिए दोबारा चलना मुमकिन बनाया। मुहक्किकीन ने मरीज के जिस्म में 2 डिवाइसेस लगाईं, एक डिवाइस सर में और दूसरी रीढ़ की हड्डी पर। दिमाग पर लगी डिवाइस को मरीज की नकलो हरकत के इरादों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मसनूई ज़हानत पर मबनी एल्गोरिथम के जरिए रियल टाइम में डिकोड किया जाता है, और फिर रीढ़ की हड्डी पर लगी डिवाइस का काम शुरू हो जाता है। तो इस तरह लेग मसल्स फाल हो जाते हैं और हरकत करने लगते हैं। इस शख्स का दोबारा खड़ा होना, चलना और यहाँ तक कि सीढ़ियाँ चढ़ना इस डिवाइस की वजह से मुमकिन हुआ। अगर दिमाग से सिग्नल्स को डिकोड करना मुमकिन है तो इस तरह मजीद कुछ करने का भी सोचा जा सकता है। क्या आपने कभी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में सुना है? न्यूरालिंक नाबीना अफराद को दोबारा देखने के काबिल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की तलाश में है। कैमरे के सिग्नल्स को कन्वर्ट करके नाबीना अफराद को अपने आसपास की तस्वीर देखने के काबिल बनाया जा सकता है। BCI के इस्तेमाल से मुमकिना मिर्गी के दौरे के सिग्नल्स भी हासिल किए जा सकते हैं। इसके जरिए डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया या नशे जैसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से छुटकारा पाना भी मुमकिन बनाया जा सकता है। ताहम BCI से मुतालिक चंद खदशात भी मौजूद हैं। दिमाग पर चिप लगाने का ये प्रोसीजर खतरनाक भी साबित हो सकता है। ख्यालात का तर्जुमा करने का तस्वुर डाटा की सिक्योरिटी पर भी कई सवालात उठाता है। आपके दिमाग से रिकॉर्ड किया गया डाटा कहाँ और कैसे स्टोर किया जाता है, और टेक कंपनियां इसका इस्तेमाल किन मकासद के लिए कर सकती हैं? आपके ख्यालात पर मबनी इश्तिहारात के बारे में तस्वुर करें। क्या आप एलॉन मस्क को अपने दिमाग में दाखिल होने देंगे? क्या आपको कभी ट्रैफिक में फंसे ये ख्याल आया कि काश आप उड़ सकते? इस तस्वुर को हकीकत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। भारत का एक स्टार्टअप फ्लाइंग टैक्सी तैयार कर रहा है। ब्राज़ील की एक कंपनी ने साल 2026 तक अपना मॉडल लॉन्च करने का इरादा किया है। एक जर्मन स्टार्टअप अगले साल लोगों को पेरिस ओलंपिक्स में ले जाना चाहता है, और स्पेस एक्स की हिमायत याफ्ता एक कंपनी को फ्लाइंग कार की आजमाइश की इजाज़त दी गई है। तो सबसे पहले टेक ऑफ कौन करेगा? क्या आपको याद है कि चंद फिल्मों में हमें ये दिखाया गया था कि साल 2015 तक फ्लाइंग कार्स का तस्वुर मुमकिन होगा? शायद अब वो वक्त आ चुका है। क्या मुस्तकबिल करीब में उड़ने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल आम हो जाएगा? क्या सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए यह आसान होगा? मुख्तलिफ एयर टैक्सी कंपनियों का ख्याल है कि वो साल 2024 या 25 तक अपना ऑपरेशन शुरू कर देंगी।
वर्टिकल फ्लाइट सोसाइटी का अंदाजा है कि दुनिया भर में तकरीबन 350 कंपनियों के eVTOL के लिए 700 से ज़ायद मुख्तलिफ डिज़ाइन मौजूद हैं। शहरों में एयर टैक्सी सर्विस को फ़ाल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अभी तक किसी कंपनी को ये इजाज़त नहीं मिली है। हर कंपनी के डिज़ाइन मुख्तलिफ होते हैं। किसी के डिज़ाइन में पर मौजूद हैं तो कोई बगैर पर के हवा में उड़ना चाहता है। अमेरिका में आजमाइशी परवाज़ों के लिए स्पेस एक्स के हिमायत याफ्ता स्टार्टअप के इस तसव्वुर को हाल ही में मंजूर किया गया है। ताहम इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है रोटर्स का इस्तेमाल। पहले से मौजूद हेलीकॉप्टर के बारे में क्या ख्याल है? eVTOL के फ़वाइद। ब्लेड जैसी शहरी हेलीकॉप्टर सर्विस के बारे में तो जानते ही होंगे। अगरचे ये सर्विसेज ज़्यादातर अमीर अफराद के लिए होती हैं, eVTOL को अवाम के लिए ज़्यादा मौजू समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि पेट्रोल पर चलने वाले हेलीकॉप्टरों के अलावा ज़्यादातर उड़ने वाली कारें इलेक्ट्रिक मोटर्स से चलती हैं। इसीलिए इन कारों को ऑपरेट करना और मेंटेन रखना आसान और कम खर्च होता है, जिसकी वजह से सारिफीन की जेब पर भी कम वजन पड़ता है। eVTOL हेलीकॉप्टरों से ज्यादा पुरसुकून होते हैं, इसीलिए इन्हें शहरी इलाकों में प्रवास के लिए ज्यादा मौजू समझा जाता है। eVTOL कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज न करने की वजह से ज्यादा माहौल दोस्त समझे जाते हैं। इनके इस्तेमाल से ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलती है और इस तरह पुरसुकून सफर को एंजॉय किया जा सकता है। शायद एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, क्या मैं उड़ने वाली गाड़ियां इस्तेमाल कर सकूंगा? इस सवाल का जवाब कई अनासिर पर मुनहसर है। अगले चंद सालों तक ज़ाती फ्लाइंग कार्स रखने का इम्कान बहुत कम है। एक स्वीडिश स्टार्टअप ने eVTOL की तकरीबन मुकम्मल प्री सेल इन्वेंट्री दुनिया भर के सारिफीन को फरोख्त कर दी है और एक गाड़ी की कीमत तकरीबन 90,000 यूरोज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एयर टैक्सी की सर्विस से फ़ायदा उठा सकेंगे। कीमत की बात की जाए तो मुख्तलिफ कंपनियां तकरीबन 2 से 10 यूरो फी किलोमीटर की पेशगोई कर रही हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि पैदावारी लागत की वजह से ये तखमीने गैर हकीकी हो सकते हैं। फ्लाइट्स और पैसेंजर्स की तादाद हमेशा ज़्यादा होना भी ज़रूरी है। टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा वसाइल खर्च होने का इम्कान है। ये ख्याल भी जहन में आता है कि क्या वाकई उड़ने वाली कारें माहौल दोस्त हैं? गाड़ियों को सस्टेनेबल बनाने के लिए सिर्फ ग्रीन एनर्जी पर चलाना होगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एयर टैक्सी का इस्तेमाल करना पसंद करूंगी। इसका मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक में नहीं फंसूंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपको कौन सा मौजू सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।